नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात करेंगे पैक्स चुनाव की। तो दानापुर में पैक्स चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दियारा के हेतनपुर बूथ संख्या 5 पर यह भिड़ंत हुई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दानापुर में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है और बड़ी खबर यह है कि दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे लात घूसे कुर्सियां सभी चली और हंगामे की वजह से वोटिंग बाधित हुई है। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ाकर पीटा गया है। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। खूब जमकर हाथापाई हुई है, यहां तक कि लाठी डंडे चले हैं। पुलिस पीछे रह गई, लेकिन दोनों गुट वोटिंग के दौरान हंगामा करने में सबसे आगे रहे। लात घूसों के साथ कुर्सियां भी चली हैं, डंडे चले हैं। हालांकि पुलिस ने डंडा तो उठाया, लेकिन सिर्फ डराने के लिए। लेकिन बाद में यह पता चला कि पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये हंगामा करने वाले लोग शांत नहीं हुए तब इन्हें दौड़ाकर पीटा गया। दानापुर से यह तस्वीरें जहां दियारा के बूथ संख्या 5 पर हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दौड़ाकर इन्हें पीटा है। हालांकि दो गुटों के समर्थक ने किस तरीके से इस विवाद को और भी गहरा दिया, हंगामे की वजह से मतदान को बाधित कर दिया और वोटिंग के दौरान इस हंगामे के बाद काफी देर तक वोटिंग प्रक्रिया बाधित रही है। बताया जा रहा है कि दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए दियारा के बूथ संख्या 5 पर। और इधर मधुबनी जिले में पैक्स चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खुटौना प्रखंड की अगर बात करें तो यहां नेपाल से सटे लौकाहा में बूथों पर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही है। महिलाएं और बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में इन बूथों पर पहुंच रहे हैं। पूरे जिले की बात करें तो यहां कुल 260 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 72 पैक्सों के लिए वोटिंग जारी है। शाम 4:30 बजे तक मतदान होना है और वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही संबंधित प्रखंडों में वोटों की गिनती की जाएगी। जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटिंग और काउंटिंग संपन्न कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। शाम के 4:30 बजे तक वोटिंग होना है, जो सुबह 6:30 से शुरू। इधर गोपालगंज में पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है और इसके लिए गोपालगंज में 58 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 प्रखंड में वोटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच माझागर प्रखंड में 4, कुचायकोट और हथुआ प्रखंड में 3-3, जबकि बरौली में 2-2, उचका गांव, थावे और पंचदेवरी प्रखंड में 1-1 पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। चलिए, पैक्स चुनाव में अगर मतदाताओं की बात करें तो उनमें काफी उत्साह है और पटना में बड़ी संख्या में वोटर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने मतदाताओं से खास बातचीत की। पैक्स चुनाव को लेकर के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये चकमुसापुर का मतदान केंद्र संख्या 3 है। यहाँ पे भी जो है मतदान कर्मी जो हैं वो आ रहे हैं एक एक करके, और यहाँ पे हालांकि लोगों की कतार नहीं है, मतदाताओं की कतार नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मतदान प्रक्रिया जारी है। जो लोग हैं वो निर्भीक होकर के अपना मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ मतदान आकर किया है। क्या नाम हुआ बाबा? रामकृपाल। रामकृपाल जी, एज क्या हुई? 45 हो रहा। अच्छा, तो आपने यहाँ आकर के मतदान किया है, कैसे प्रतिनिधि चाह रहे हैं? चाह रहे हैं जो समाज के लिए काम करे, विकास का कार्य करे, और इनका सहयोग ये कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार वासा। गुड्डू जी, आप जितने भी शारीरिक रूप से अक्षम हैं वो जो आ रहे हैं उन्हें आप सहयोग कर रहे हैं? नहीं सर, जो लाचार है ना, जो चल नहीं सकते हैं ना, जो मतलब विकलांग है वगैरह, या कोई बुजुर्ग है 70-80 साल का है ना, बस उसी को जो आदमी बोल देते हैं। हाँ जी, आप वो जो प्रशासन की टीम है ना, उनसे पूछ के
तो बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ, और कुछ नहीं। इसके लिए आपको कोई ड्यूटी नहीं मिली है? आप कोई ड्यूटी नहीं है सर, सबका कर रहे हैं। चलिए, सब ये बड़ी और नेक जो है तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है कि ये गुड्डू जी जो है, इनसे सीख लेने की जरूरत है लोगों की कि कैसे आप किसी के काम आ सकते हैं, कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। खासतौर पे जो शारीरिक अक्षम लोग हैं उनके लिए आप ऐसे मौकों पे, ऐसे अवसर पे जो है आप एक कह सकते हैं कि एक मददगार बन करके काम कर सकते हैं। वो काम जो है यहाँ पे गुड्डू कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मतदाता हैं उनका कहना है कि एक बेहतर जनप्रतिनिधि चाहिए जो काम करे, जो पैक्स की समस्याओं को निवारण करे, और इन बातों को लेकर के यहाँ पे ये मतदान करने आए थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, खबर है कि लश्कर मुस्तफा के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने खुलासा किया है कि आतंकी संगठन को सीमा पर सख्ती होने की वजह से पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई नहीं मिल पा रही है और ऐसे में आतंकी बिहार से हथियार मंगा रहे हैं। हिदायतुल्लाह मलिक से पूछताछ में पुलिस को कई बातें पता चली, जिसमें बिहार के छपरा से 7 पिस्टल जम्मू पहुंचे थे और इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है। बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उन्होंने खुद जम्मू के डीजीपी से फोन पर बातचीत की है। इसके साथ बिहार पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है ताकि आतंकी संगठनों के बिहार तक फैले चेन को तोड़ा जा सके। अमित कुमार ने खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने एक खुलासा किया। जब वहां से एक टेररिस्ट पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि इसके तार जो है वो बिहार के मुंगेर से जुड़े हैं। मुंगेर से जो है वो अवैध हथियार जो है वो मंगाए गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल साहब, बात करते हैं इनसे। सर, जो बातें, जो खुलासा डीजीपी जम्मू कश्मीर ने किया है, उनके रिगार्डिंग क्या बातें सामने आई है? आप जब उनसे बात किए या क्या बात है? देखिए, हम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस से और हमारी जो टीम्स भी इस काम में जो लगी हुई हैं वो लगातार अपने काउंटर पार्ट से संपर्क में है और अभी इस मामले में कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। जैसे हमें जो है वो अनुसंधान में और चीज़ों की जानकारी मिलेगी, हम वो सारी चीज़ें जो है वो तब शेयर करेंगे। इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें सामने आ चुकी है कि यहाँ से अवैध हथियारों की कंसाइनमेंट जो है वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। आतंकी से लेकर के नक्सली तक सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इस नेक्सस को आखिर बिहार पुलिस अब तक क्यों नहीं तोड़ पाई? पुराने मामलों में बहुत अच्छा हमारी पुलिस ने काम किया है और बहुत दूर दूर तक हमारी पुलिस ने इस तरह के मामलों में अनुसंधान करके लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं, इनका उद्भेदन भी किया है और इस तरह के जितने मामले हैं वो मामले हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर बिल्कुल जो है मेहनत करके उद्भेदन करने में लगे रहते हैं और हमने किया भी है। इस मामले में भी हम पूरी तरह अपना काम जो है वो कर रहे हैं और जैसे ही चीज़ों के बारे में पता लगेगा वो हम आप लोग सबसे शेयर करेंगे। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जल्द? हर हालत में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हमारी पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत मेहनती पुलिस है। अभी तक सब काम में धीरे धीरे करके हम लोगों ने टेस्ट किया है, इसमें भी कर लेंगे। चलिए, ये डीजीपी है संजीव कुमार सिंघल, इनका कहना है, इनका दावा है कि बिहार पुलिस जो है उन लोगों तक जल्द पहुंचेगी जो अवैध हथियार के कारोबार से जुड़े हैं, जिनके तार टेररिस्ट संगठन से जुड़े हैं, उनको जल्द बेनकाब करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में अपार्टमेंट में हिस्सेदारी और गैस एजेंसी को लेकर 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। इसे लेकर कंकड़बाग थाने में 11 जनवरी को मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित सूरज शर्मा का आरोप है कि कार्रवाई को लेकर वे अधिकारियों का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। नितेश रोशन के द्वारा एवं जो है राकेश रोशन और हितेश रोशन, तीनों का पिता विजेश्वर प्रसाद हाई कोर्ट का एडवोकेट अपने आप को बताते हैं। उनके जो है मंझले पुत्र जो हुए नितेश रोशन, उनके साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया गया था 2013 में। उसके रिकॉर्डिंग जो है बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया, जिसमें 7 फ्लैट शेयर मेरा हुआ था, 7 फ्लैट शेयर नितेश रोशन का था और 9 गो फ्लैट जो था वो लैंडलॉर्ड को शेयर में मिला। उसके हिसाब से हम लोग को सारा कंप्लीट हुआ, जिसमें बिल्डिंग में 48,60,150 रुपये हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे, जिन्होंने नितेश रोशन लिख के दिए हुए हैं। उसके बाद सर हम लोग 27 जो है अगस्त को भेलौर सीएमसी हॉस्पिटल एडमिट हो गए, हम ऑपरेशन कर। उसके बाद ये लोग मेरे शेयर का 5 गो फ्लैट बेच दिए। अब बात 2 ऐसी मुलाकातों की जिसमें सियासत की नई इबारत का इशारा है।
बिहार की सियासत की दो बड़ी खबर, जिसमें मुलाकात तो दो नेताओं की हुई, लेकिन यह मुलाकात सामान्य नहीं है। इसमें सियासत है और सियासी राह पर बात बढ़ती जा रही है। पहले दोनों मुलाकात की तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी सांसद की मुलाकात की। दूसरी तस्वीर में कन्हैया और अशोक चौधरी हैं। तो यह इशारा आप समझ सकते हैं इन मुलाकातों को खास क्यों कहा जा रहा है, यह भी हम आपको समझाएंगे। पहले दो तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। तो ये दोनों तस्वीरें खास क्यों हो जा रही हैं, यह समझने के लिए जरा तस्वीरों के अंदर की बात और उसकी सियासत को भी आपको समझना होगा। पहली बात नीतीश और चंदन सिंह की मुलाकात की है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और चंदन सिंह दो अलग अलग पार्टी के नेता हैं। दोनों दलों में सियासी नजदीकियों की बात तो छोड़िए, तल्खियां ज्यादा हैं, जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के समय हुई। दोनों दलों के रिश्तों की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ तीखी टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एलजेपी सांसद चंदन सिंह की पार्टी के अध्यक्ष सीधे बयान देते हैं और बिहार के विकास को लेकर बार बार हमला करते हैं। अब उस पार्टी के नेता अगर मुख्यमंत्री से मिलें और कहें कि बातें सिर्फ नवादा के विकास की हुई हैं, तो इसे पचा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश और चंदन सिंह की मुलाकात में बात कुछ खास जरूर है। अब मुलाकात है तो सियासी हलकों में चर्चा तो होगी कि मुलाकात को लेकर जेडीयू और हम का दावा यह है कि यह साफ हो गया कि नीतीश विकास पुरुष हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मुलाकातों में कुछ खास नहीं है, सीएम को बीजेपी से बचने की जरूरत है। सांसद श्री चंदन सिंह की बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कल की मुलाकात को लेकर के बिहार की राजनीति में जो लोग विकास नहीं हुआ है या नीतीश कुमार जी पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ विकास के लिए दोहरे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों को करारा जवाब मिल गया। लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि बिहार और उनके क्षेत्र का विकास अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के तथाकथित सुप्रीमो अब चिराग पासवान जी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बातें वो मीडिया में आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, उन बातों का खंडन अब उनके ही नेता और उनके सांसद कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद श्री चंदन सिंह जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलने गए थे। हर जनप्रतिनिधि को, माननीय सांसद को, माननीय विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है। तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक अपने मुख्यमंत्री जी के पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलते हैं उनके समाधान के लिए। आप दूसरे तीसरे से तो मिलते हैं, आपको बचने की जरूरत न निर्दलीय से है न एलजेपी से है। खतरा आपको है तो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से आप कैसे बचिएगा, इस पे तो विचार कीजिए। और नाचल आपका चला गया, कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि बिहार भी आपका चले गया। तो आप निर्दलीय के तोड़ने में लगे हुए हैं, एलजेपी के तोड़ने में लगे हुए हैं। अपना जो टूट रहा है उसको कौन बचाएगा? आप अपना घर पहले बचाइए। इधर एलजेपी सांसद चंदन सिंह के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात पर जेडीयू सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर आदमी अपने अच्छे के लिए सोचता है। गए हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात करने के लिए, अच्छी बात है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मुख्यमंत्री से अगर कोई बात है, कोई योजना है, उस पर बात करना है तो करना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और इधर एलजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री से विकास के मुद्दे पर मुलाकात में गलत कुछ नहीं है, इसे सियासी मुलाकात कहने से कोई फायदा नहीं। सम्मानित सांसद हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे, इसमें कौन सा नया बात हो गया और इसमें कोई सियासी कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में
पूरी तरह से एकजुट है। चलिए बात करते हैं दूसरी तस्वीर की, जिसमें कन्हैया और अशोक चौधरी की मुलाकात हुई। और दूसरी तस्वीर में एक नेता तो जेडीयू के नेता हैं, वहीं दूसरे नेता हैं सीपीआई के कन्हैया। और इस मुलाकात को खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई और एनडीए के शामिल जेडीयू के दो अलग अलग धड़े के नेता हैं। दोनों की विचारधारा अलग है। खास बात यहां यह है कि कन्हैया कुमार भी नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बयान देते हैं, और ऐसे में इस मुलाकात के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हमारे माने बिहार में लोग रहते हैं, उनको लगता है कि बिहार में नीतीश बाबू ने अच्छा काम किया है। और इस पार्टी में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारी समाजवादी सोच की पार्टियां हैं, लेकिन हो क्या गई है, वो वंशवादी पार्टी हो गई, परिवारवादी पार्टी हो गई। एकमात्र जनता दल ऐसी पार्टी है जहां की अगर आप में मेधा है, आप में कार्य करने की क्षमता है, तो आप किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम तो बिहार के जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे। इधर औरंगाबाद से खबर है, जहां शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने देव थाना क्षेत्र के कलाल बिघा गांव में शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस की टीम ने 6 भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही करीब 1000 लीटर निर्मित शराब को नष्ट किया है। इधर बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैदी मनोज यादव को अस्थमा था और वो पिछले 4 महीने से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद था, लेकिन परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल परसों यहाँ से आए थे वहाँ से, और बहुत बेहालत थे, ऑक्सीजन पर ही बचे हुए थे। उसके बाद भी यहाँ से नाम काट के उनको भेज दिया गया। आज उनको मार के यहाँ पहुँचा दिया गया। उसके बाद हम लोग को सूचना, निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस। जी हां, निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है, और यह नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बिहार चुनाव से जुड़े मामले की बात कही गई है। कई उम्मीदवारों ने नहीं बताया था अपना आपराधिक रिकॉर्ड, और यही बात सामने आई है। निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली तारीख यानी कि 9 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। राजधानी पटना के नए बस टर्मिनल आईएसबीटी से बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। जहानाबाद जाने के लिए मीठापुर से खुल रही सभी बसें आईएसबीटी आ रही हैं। उद्घाटन के मौके पर पटना के कलेक्टर चंद्रशेखर सिंह से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। आज से पटना आईएसबीटी से बसों की शुरुआत हो रही है, और हमारे साथ पटना जिलाधिकारी जो हैं वो साथ में। सर, आज से शुरुआत तो हो रही है, लोगों को सुविधा, लोग खुश हैं, लेकिन क्या क्या तैयारियां हैं? हाँ, ये पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है जो बैरिया में बना है नया ये, और अभी बन रहा है। इसको हम लोग फेज 1 का शुरुआत आज से कर रहे हैं। इसमें गया और जहानाबाद रूट की बसें यहाँ से उनका परिचालन होगा, और आज हम लोगों का ट्रायल रन है, और कल से फुल फ्लेज्ड यहीं से चलेंगी बसें। और पहले पुराना जो हमारा बस स्टैंड था वो मीठापुर में था, तो वहाँ यात्रियों को असुविधा नहीं हो, तो वहाँ जहाँ गया और जहानाबाद का स्टैंड था वहाँ हम लोग फ्लैक्स बैनर भी लगा रहे हैं, किराया की सूची भी लगा रहे हैं, और हमारी जो सिटी बस सर्विस है और ऑटो जो हैं वो वहाँ रहेंगे। उससे पैसेंजर्स हमारे यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ जो बसें टर्मिनेट होंगी तो उसी प्रकार से यहाँ से पटना शहर के और अन्य जगहों पर जहाँ भी जाना चाह रहे हों, चाहे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या फिर हमारे एयरपोर्ट या पटना में और कहीं, वो सारी सुविधा यहाँ से ऑटो की और सिटी बस की रहेगी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो। पटना के कई इलाकों से यहाँ तक पहुँचने के लिए कई गाड़ियाँ जो हैं वो बदलनी पड़ रही हैं, आने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है, ये एक मुश्किल है। नहीं, जो अभी नई शुरुआत हुई है यहाँ से, तो थोड़ा सा हमको लगता है सुविधा हो सकती है लोगों को, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी कहीं लोग जाना चाह रहा है तो उसके लिए है, बस सर्विस भी है, सिटी बस सर्विस और ऑटो सर्विस भी यहाँ से है। बाकी डायरेक्ट यहाँ आ भी सकता है लोग। जो हमारे इस रूट की बसें हैं सबको हम लोगों ने यहाँ स्टॉपेज कराया है नए बस स्टैंड में, ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, और धीरे धीरे जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तब फिर डायरेक्ट सर्विसेज भी अन्य जगहों से यहाँ के लिए हो जाएंगी।
लोगों को यहाँ तक आने के लिए किराया एक फिक्स होना चाहिए, जो कि ज़्यादा किराया लोग ना उछलें, उसके लिए किराया क्या? हाँ, ये दर निर्धारण जो हम लोगों की एक कमेटी है प्रमंडल स्तर पर, उसमें दर निर्धारण हुआ है और उसकी सूची हम लोग सभी जगह पर, यहाँ भी और सभी प्रोमिनेंट स्थलों पर हम लोग लगाएंगे ताकि किसी प्रकार की ज़्यादा किराए की समस्या नहीं आए। सुरक्षा को लेकर के यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या व्यवस्था? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने यहाँ भी पर्याप्त डेपुटेशन किया है पुलिस बल का, पुलिस पदाधिकारी का, और आंतरिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया है और उनके जवान हैं जो कि यहाँ आंतरिक व्यवस्था देखेंगे। बाकी रास्ते में जो थाने की पेट्रोलिंग और सब व्यवस्था पूर्ववत थी वो रहेगी और उसको और बेहतर हम लोग करेंगे। तो आज से शुरू हो रहे हैं आईएसबीटी से जो बसों की सेवा है उसको लेकर के जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिसे आने वाले दिनों में दूर किया जाएगा। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। इधर गोपालगंज के भितभैरवा गांव में राजकीय नलकूप का निर्माण 1956 में कराया गया था, जिससे करीब 200 एकड़ खेत को पानी मिलता था, लेकिन वक्त के साथ इसकी हालत खराब हो गई। पहले मोटर पंप खराब हुआ, फिर जगह जगह नाला टूट गया। अब किसानों को पटवन के लिए महंगे डीजल और पंप से पटवन करना होता है। अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज के भितभैरवा गांव में और देखेंगे आपकी यह राजकीय नलकूप है जो भितभैरवा गांव में स्थित है। और इस नलकूप का निर्माण 1956 में कराया गया था और तब जो है यहाँ पर कल्पना की गई थी करीब 200 एकड़ में यहाँ पर जो खेती है वो उसमें पटवन होगा, पानी पटवन के लिए पानी की जो है वो सिंचाई पूरी की जाएगी। लेकिन आज देखेंगे कई वर्षों से ये जो नलकूप है और नलकूप का जो नाला का निर्माण जो है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है और यहाँ पर नलकूप को चलाने के लिए और यहाँ पर नाले का जो निर्माण है वो कराया गया था ताकि लोगों के खेतों में पानी पहुँचे। लेकिन अब जो है ये सब कुछ सिर्फ जो है देखने के लिए है, जबकि जल जीवन हरियाली के तहत जो है जो सूखे हुए पोखर हैं, तालाब हैं, उन्हें जो है जीर्णोद्धार के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो नलकूप जो पहले से बना हुआ है उस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसकी वजह से खेतों में पटवन नहीं हो पा रहा है। जो किसान है, कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर ही हम लोग नलकूप के पास खड़े हैं और यहाँ तो केवल नाला का सुधार कर दिया जाए। नलकूप तो चालू हालात में है, लेकिन नाला के ध्वस्त हो जाने के कारण सिंचाई एकदम ठप है। प्रशासन के तरफ से यहाँ न कोई ऑपरेटर है न कोई सिस्टम है, मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे सिंचाई हो। अभी कितना एकड़ में सिंचाई हो रहा है? पहले अभी वही 25-50 एकड़ 20 एकड़ के आसपास, वो भी किसानों के सहयोग से हो रहा है। किसान कुछ टूट रहा है अपने से मरम्मत कराता है तब हो रहा है। सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण ध्वस्त है। और जल जीवन हरियाली के तहत जितने हमारे पुराना संरचना है, अगर उसी का ही फिर नया रूप से नाला का निर्माण करा दिया जाए तो बहुत हर एक पंचायत में करीब 300-400 एकड़ सिंचाई का व्यवस्था हो जाएगा और किसानों का पैसा बचेगा और किसानों का पैसा बहुत बचेगा। देखिए यहाँ पे किसान है, इनका कहना है कि जो नाला है अगर नाले को सिर्फ जीर्णोद्धार कर दिया जाए, इसको जगह जगह जो मरम्मती करी जाए तो इससे जो किसानों का जो पैसा पटवन के लिए वो बचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे जो नलकूप हैं जल जीवन हरियाली के तहत, ये नलकूप को अगर जो है सही कर दिया जाए तो फिर जैसे किसानों की जो खेती है वो प्रभावित होगी और किसानों को जो खेती में जो फसल जो है वो भी अच्छी होगी। यानी कि इस ऐसे नाले के निर्माण से, जीर्णोद्धार से किसानों को फायदा ही होगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर कटिहार का मनिहारी गोगाबेल झील बिहार का नया पर्यटन हब बन रहा है और हाल ही में सरकार ने इस इलाके को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। इस दिशा में काम किया जाने लगा है। घोषणा के बाद लोगों में उत्साह है। लोगों और पक्षी विशेषज्ञ से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। बिहार पर्यटन के नए डेस्टिनेशन के रूप में गोगाबेल झील को अब एक खास पहचान मिल चुका है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा इसको उद्घाटन के बाद एक नई इस इलाके को एक नया उम्मीद है। बताते चले इस इलाके में लगभग 125 प्रकार के पक्षी आते रहे हैं, जिसमें 50 से अधिक विदेशी पक्षी है। इसे लेकर कई शोध भी चल रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं और सबसे बड़ी बात है लगभग 15 साल से जो जनलक्ष्य संस्था इसको लेकर एक मुहिम बनाया है, आज उनके दिल में क्या है अब ये पूरा हो चुका है। आइए बात करते हैं जनलक्ष्य से जुड़े हुए। सर, आप लोग एक लंबा मुहिम चला है और अब सफलता मिली है, कितना खुशी है, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है
और आगे उम्मीद करते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल ये बन जाए। यहाँ मंगोलिया, रूस, चीन, तिब्बत, इन सब ठंडे प्रदेशों से पक्षी यहाँ आते हैं और इसमें 125 प्रजाति के पक्षी लगभग यहाँ आते हैं, जिनमें 40 के करीब प्रवासी पक्षी हैं जो वापस प्रजनन के लिए अपने मूल निवास में चले जाते हैं। यह जो इलाका है नए डेस्टिनेशन बन रहा है और जो पर्यटन के दृष्टिकोण के साथ साथ पक्षी विहार के रूप में ये इलाका बेहतर होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।